Class 6th, Chapter 1, History. Chapter 1, Introduction, What, Where, How and When. ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसा कि नाम ही क्लियर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कोई चीज़ क्या है, कहाँ है, कैसे है और कब हुआ, यानी ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे सवाल पूछने वाले शब्द हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन, ये सारे के सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का इंट्रोडक्शन इसमें आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा गहराई। Rashida's question. Rashida sits reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? सोचने वाली बात यह है कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 4700 ईयर्स पहले कोई भी चीज़ अगर हुई है तो वो कैसे हुई है, इसके बारे में हम कैसे श्योर हो सकते हैं। बिकॉज हमारे पास श्योर होने के लिए कोई एक आदमी उस वक्त का है या नहीं है, ये तो श्योर है नहीं। तो अभी क्या है कि वो आदमी है या नहीं है, इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो आखिर कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सा ऐसा एविडेंस है जिस बेसिस पर हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, हिस्ट्री के बारे में हम लोग ऐसा सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ऐसी बात रही होगी। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? अभी क्या है कि आपसे कोई पूछता है कि कल कौन सी बात हुई थी। हो सकता है कल तक के बारे में हम बता सकें कि कल मैंने रेडियो देखा था, टीवी देखा था, न्यूज़पेपर पढ़ा था। पर कोई अब आपसे ये पूछे कि कल की तारीख में अगले साल, पिछले साल आपने क्या किया, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास आंसर होगा कि मुझे याद नहीं है। ऐसा ही बहुतों के साथ होता है, लगभग सबके साथ होता है। पर ये तो सिर्फ एक साल पहले की बात है। कभी कभार क्या होता है कि जनरली हिस्ट्री में हम लोग बहुत दिन पहले की बात करते हैं 1000 साल पहले की, 2000 साल पहले की, इवन 4700 साल पहले की। कभी कभी तो हम लोग बात करते हैं 15000 साल पहले की। तो ये सारी बातों को हम लोग आखिर एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे हम सर्टिफाई करते हैं कि ये बातें ऐसी ही रही होगी। कहीं ना कहीं इसमें एक पॉसिबिलिटी रहता है, एक प्रोबेबिलिटी रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस हम लोग इस चीज़ को सर्टिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम कौन कौन सी चीज़ों को जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और हम लोग जान सकते हैं कि उस वक्त के लोग, वेदर वो हंटर्स थे, अगर हंटर्स थे तो क्या क्या हंट करते थे, वेदर वो हर्डर्स थे, क्या क्या वो हर्ड करते थे, अगर वो फार्मर्स थे, किन किन चीज़ों की फार्मिंग करते थे और कैसे कैसे करते थे, रूलर्स थे तो उनका पूरा सिस्टम ऑफ रूलिंग क्या था, मर्चेंट्स थे, किन किन चीज़ों की खरीद फरोख्त होती थी, कौन कौन सी चीज़ खरीदी जाती थी, किन किन चीज़ों का ट्रेड होता था, प्रीस्ट थे तो उस वक्त किस तरह की पूजा होती थी, उस वक्त का क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, प्रीस्ट का क्या पोजीशन था सोसाइटी में। क्राफ्ट्स पर्सन्स थे तो किन किन तरह के क्राफ्ट्स थे, क्राफ्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस था। आर्टिस्ट थे तो आर्टिस्ट वो क्या क्या बनाते थे या वो क्या क्या करते थे। म्यूजिशियंस
और साइंटिस्ट, ये भी जान सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें कि उस वक्त के लोग आखिर करते तो करते क्या थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम लोग इसके बारे में भी जान सकते हैं कि उस वक्त के लोग, उस वक्त के जो बच्चे थे, वो कौन से खेल को खेलना पसंद करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, वो कौन सी स्टोरीज को सुनना पसंद करते थे या कौन सी स्टोरीज उस वक्त सुनाई जाती थी। द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? बिकॉज उस वक्त की आइदर हमारे पास रिटन एविडेंस होगा, यानी डायरेक्ट एविडेंस होगा, या इनडायरेक्ट एविडेंस होगा, जैसे कि किसी भी तरह की के रिमेन्स या किसी तरह की भी फाइंडिंग्स जो कि इनडायरेक्टली इस बात की ओर इंडिकेट करता हो कि फलाना काम, इस तरह का काम उस वक्त में हुआ करता था। इट इज समवट, ये कुछ वैसा ही है कि कैसे एक डिटेक्टिव डिटेक्ट करता है और फाइनली वो आपको बतलाता है कि हादसे के वक्त ये सारी बातें हुई होंगी या फलाने टाइम में ऐसी ऐसी बातें हुई होंगी। जिस तरह से हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड की चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म पीरियड की चीज़ों को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। बट वैसे डिटेक्टिव्स को जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ों की बातों को डिटेक्ट करते हैं, उनको डिटेक्टिव ना कह के हम लोग यहाँ पे उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो वेयर डिड पीपल लीव? अब अगली बात है कि लोग आखिर रहते थे तो कहाँ रहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही आसान बात है कि जितने भी लोग हिस्ट्री में रहे हैं, जितने भी लोगों ने हिस्ट्री में अपना वजूद दिया है, वो सारे के सारे लोग किसी ना किसी नदी के किनारे ही उनके शेल्टर रहे हैं। बिकॉज चाहे वो आज से 1000, 2000, 3000 साल पुरानी ही बात रही हो, पर लोगों की रिक्वायरमेंट्स तो उस वक्त भी वही थी, आज भी वही है। उन्हें तब भी पानी चाहिए था, उन्हें तब भी भोजन चाहिए था, उन्हें तब भी शेल्टर चाहिए था। और ये सारी चीजें नदी के किनारे मिल पाना आसान था। सो लोग जब भी थे तो उनके पास कुछ बेसिक जरूरतें जो थी उनकी तब भी थी, वो आज भी है। तो ज्यादातर सिविलाइजेशन जो पनपे हैं, जो डेवलप हुए हैं, वो सारे के सारे सिविलाइजेशंस मोर और लेस नदियों के पास ही डेवलप हुए हैं। सो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पेज 2 में आप रिवर नर्मदा के बारे में देखिए कि वो कहाँ पे है। देखिए नर्मदा रिवर ऑलमोस्ट बीचों बीच में है इंडिया के। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ताप्ती है, ये सतपुरा है, यहाँ नर्मदा है, विंध्यास पर्वत यहाँ पे है, यहाँ चंबल, यहाँ सोन रिवर है, यहाँ महानदी है, यहाँ गोदावरी है, गोदावरी रिवर है, ये आपका गारो हिल्स है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये जो ब्लू लाइंस से यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये हिमालयास की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे हिमालयास को इस तरह से लॉन्ग लिखा गया बिकॉज वो काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। फिर ये गंगा रिवर है, और यहाँ पे ये यमुना है, ये चंबल है, ये आपका इंडस रिवर है, फिर वो सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, और ये काबुल रिवर है, ये बीज रिवर है, सतलज है, यमुना है, ये थार डिजर्ट है, ये किरथार हिल्स है, सुलेमान, ये सारे जगहों के नाम है। उसके बाद यहाँ ताप्ती रिवर है, सतपुरा हिल्स है, यहाँ पे गोदावरी रिवर है, ये डक्कन प्लेट्यू है, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, पेन्नार रिवर, कावेरी रिवर। ये जो एरिया है, ये जो ईस्ट का जो घाट है, इसे ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, ये वेस्ट के घाट को वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो एरिया है, ये जो पानी वाला एरिया है, यानी कि इंडिया का मैप तो आप देख ही रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा इंडिया मैप है। और यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, फिर उसके बाद इस तरफ आपका पाकिस्तान है, ये आपका श्रीलंका हुआ, और ये जो एरिया है, ये जो पानी वाला एरिया है, ये आपका वे ऑफ बंगाल है।
ये आपका अरेबियन सी, यहाँ हमारे इंडिया का ही पार्ट लक्षद्वीप, और ये भी हमारे इंडिया का पार्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। नीचे में इंडियन ओशन है। आप गौर करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्केच मैप नॉट टू स्केल। तो जनरली जो मैप्स होते हैं आप उनको स्केल भी कर सकते हैं, मीन्स कि अगर यहाँ पे यहाँ पे एक प्लेस है और इस जगह दूसरी जगह पे कोई प्लेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्केल्ड है। दैट मीन्स कि आप अगर एक पार्टिकुलर रेशियो जो कि दिया हुआ होता है, अगर आप उसके बीच का डिस्टेंस निकालें तो आप स्केल कर सकते हैं। वो वैसे मैप्स में जहाँ पे स्केलिंग पॉसिबल है वहाँ पे स्केल्स दिए हुए होते हैं, बट इस वाले कंडीशन में स्केलिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी कह रहा है कि नॉट टू बी स्केल्ड, आप इसे स्केल ना करें। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, है ना। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो यहाँ पे इन जगह पे है, आपको स्केलिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये है आपका फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जहां हम लोग थे। तो हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि नदियों के किनारे ज्यादातर जो सिविलाइजेशंस हैं वो डेवलप हुई हैं। सो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। बहुत सारे सैकड़ों हजारों साल पहले से हम लोग मतलब कि नदियों के किनारे ही डेवलप होते आए हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स, और जनरली जो सबसे पहले जो लोग वहां रहते थे वो गैदरर्स ही, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स थे वो गैदरर्स थे। वो क्या करते थे, खाने को वो एक्चुअली वो मतलब एज अ फार्मर वो नहीं थे, तो वो जानवरों का शिकार करते थे। शिकार करने के बाद जो फ्लैश होता था उसको वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व रखने के लिए पानी के अंदर वो छुपा दिया करते थे। इसके अलावा वो पानी भी उनको, उनकी पीने की भी जरूरतें थी, नहाने की जरूरतें थी, और ये सारी जरूरतें जो हैं वो कहीं ना कहीं पानी के किनारे रहने से पूरी होती थी। सो इस वजह से इवन वो गैदरर्स भी थे, इवन वो हंटर भी थे, उसके बावजूद वो कहाँ रहना पसंद करते थे, नदियों के किनारे। सो दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। दे न्यू about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. वो जानते थे कि इन सब का क्या महत्व है, बिकॉज वो जानते थे क्योंकि वो इन सारी चीजों के को सेल्फ एक्सपीरियंस किए थे, उन्होंने से एक्सपीरियंस किया था। और मोर और लेस उस वक्त की जो सोसाइटी थी, जो 10 20 25 लोगों का या 100 200 लोगों का जो ग्रुप रहता होगा, उसमें से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक्सपीरियंसेस वो लोग एक दूसरे को देते आ रहे थे, उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। जाहिर सी बात है, गैदर करने के लिए पहले तो हंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज जानवर खुद से आकर तो नहीं कहेगा कि मुझे जाओ और गैदर करो। डेफिनेटली उनको हंट करना पड़ेगा, और फिर वो हंट करने के बाद उसके फ्लैश को वो गैदर करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतहार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, पहले इसने बतलाया कि भाई आप रिवर्स के बारे में देखिए, नर्मदा देखा हमने, उसके अलावा ये सुलेमान एंड किरतहार हिल्स के बारे में जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। पहले मैं बतला दूं कि जो मैप होता है, मैप में कभी भी जनरली जो मोस्ट ऑफ द मैप्स होता है उसमें कभी भी ये ऊपर वाला जो एरिया है ये नॉर्थ, ये आपका एरिया जो है वो आपका ईस्ट, और ये जो है वो वेस्ट, और नीचे वाला जो एरिया है ये जो है आपका साउथ। वैसे भी नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो राइट साइड जो है आपका वो ईस्ट, और वेस्ट साइड जो है आपका वो वेस्ट होगा। अब देखें यहाँ पर, जैसा कि मैंने इस मैप को पहले ही समझाया है, तो इसे अब आगे समझाने की जरूरत नहीं। अगर दोबारा समझने की जरूरत है तो आप वीडियो में पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं। So some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. So सुलेमान और किरतहार हिल्स में 8,000 साल पहले सबसे पहले यहाँ पे वीट और बार्ले उगाया गया था, ऐसा हमारे फाइंडिंग्स हैं। तो हमने जो वर्ड यूज किया फाइंडिंग्स है, सो मीन्स हमने इसको फाइंड आउट किया है।
अब कोई वहां से 8,000 साल पहले मुझे ये बताने नहीं आया, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को बताने नहीं आया कि भाई वहां पे ऐसा हुआ था। वो जो रिमेन्स है, जो एविडेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिमेन्स, उन रिमेन्स के बेसिस पे, या उन वो जो बचे हुए रिमेन्स है, या उस वो आप उसको एविडेंस कह सकते हैं, उन एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने फाइंड आउट किया, फिगर आउट किया कि उस वक्त क्या हुआ। तो उस वक्त उन्होंने वीट और बार्ले उगाना शुरू किया था। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, और उसी वक्त लगभग ऑलमोस्ट उन्होंने इस बात को भी एहसास किया कि सिर्फ फसलों को उगाने का फायदा नहीं है, साथ में एनिमल्स को भी रेयर करना जरूरी है। बिकॉज उनको एहसास हुआ कि अगर वो साथ में अगर जानवरों को पालते हैं तो वो जानवर उनकी हेल्प कर सकते हैं। शिप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, और उस वक्त उन्होंने विलेज में रहना स्टार्ट किया। अब ये जो विलेजेस में स्टार्ट उन्होंने रहना किया, मोर और लेस बिकॉज ऑफ दी फार्मिंग। अब जब वो फार्मिंग कर रहे हैं तो वो उनको एक जगह पर कम से कम एक सीजन के लिए तो स्टे करना पड़ेगा। अब जब वो वहाँ स्टे करेंगे तो वहाँ पे वो अकोमोडेट करेंगे, अकोमोडेशन के लिए बहुत सारी सुविधाओं को वो कलेक्ट करेंगे, एक जगह गैदर करेंगे। अब उसके बाद उस एक सीजन के बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और फिर नई चीज़ों को वो वहाँ पे डेवलप करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उस मुश्किल चीज़ों को देखते हुए वो एक जगह सेटल होना शुरू हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। गारो हिल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा आपका गारो हिल्स। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ ये जो गारो हिल्स हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में, देयर वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज, यहाँ पे कुछ और भी वैसे एरियाज थे जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। एग्रीकल्चर क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज हमारे जो फूड की रिक्वायरमेंट थी, हमने देखा कि ये जो पार्टिकुलर फूड जो है अगर मुझे उगाना है तो उन्हें पता चल गया कि किस तरह से सीड से वो जर्मिनेशन कर सकते हैं, कैसे वो सीड जो है एक प्लांट बनता है। और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जहाँ पे पहली बार चावल उगाए गए थे वो विंध्यास के नॉर्थ में। विंध्यास के नॉर्थ मतलब ये रहा आपका विंध्यास, इसके नॉर्थ मतलब चंबल सोन के बीच में, विंध्यास, चंबल, सोन और गंगा के बीच में, इस जगह पे, यमुना के बीच में, इस जगह पे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये रहा इंडस रिवर है, और ये आपका सतलज, रवि, चेनाब, झेलम और ये सारी जो नदियां हैं 20, ये सारी की सारी जो हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज उनको कहते हैं जो बाद में चल के बाइफर्केट कर जाती हैं, या फिर उनको सपोर्टिव उनको बाद में छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती हैं। सो देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं जनरली छोटी छोटी नदियां होती हैं जो कि बाद में जाके ज्वाइंट होती है और बड़ी रिवर्स में बनती हैं। तो इंडस जो है, इंडस रिवर, वो उन सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनी हुई बड़ी रिवर है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इसी वक्त का, इसी ड्यूरेशन का है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, और उसके बाद में क्या हुआ, 2500 साल पहले, यानी लगभग आज से 400 समथिंग 460 470 BC के अप्रॉक्स में cities developed on the banks of Gangas and its tributaries and along the sea coast. और
यहाँ पे शहर शहर जो है वो बसते चले गए। यहाँ देखिए फेसिंग पेज, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। अच्छा, ऊपर में जो आपने मैप देखा उसके बारे में ये बतला रहा है कि इसमें ये सारे कंट्रीज लगभग इंक्लूड थे। इंडिया तो आप जान ही रहे हैं, इंडिया के बगल में यानी कि वो पाकिस्तान का पार्ट था। फिर बे ऑफ बंगाल के ऊपर बांग्लादेश का पार्ट था। नेपाल जो है आपका हिमालयास का जो बिहार और यूपी के ऊपर का पार्ट जो है वो नेपाल का पार्ट है। भूटान जो है आपका वो सिक्किम के आसपास है। सो एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना एंड म्यांमार। तो ये सारी चीजें जो है, अफगानिस्तान जो है वो आपका है ना पाकिस्तान से ऊपर का पोर्शन है। ईरान, चाइना, चाइना आपका इस तरफ है नेपाल के ऊपर, मीन्स ये नेपाल भूटान के ऊपर, ये आपके नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में म्यांमार। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है बिकॉज ऑल दो it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas. समुद्र से बाकी एशिया से ये कटा हुआ है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एशिया है। हिल्स एंड माउंटेन्स, तो समुद्र, हिल्स और माउंटेन से ये सेपरेटेड है, तो साउथ एशिया जो है इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या रहा है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब गंगा को देखते हैं और उसकी ट्रिब्यूटरी को देखते हैं जिसको सोन रिवर कहते हैं। कहाँ है, देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका गंगा रिवर, और ये जो है ये गंगा रिवर, ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चलते 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 ये यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र इसमें आके ज्वाइंट हुआ, और फिर यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए वो फाइनली बे ऑफ बंगाल में चला गया। तो ये जो गंगा रिवर यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है, और ये जो सोन रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो बाद में जाकर इसमें जुड़ रही है, मिल रही है। यमुना और चंबल भी जाकर इसमें फाइनली इसमें सबमर्ज कर रही है, बिकॉज इसकी कहीं इसके डेल्टास कहीं नहीं बन रहे हैं। फाइनली ये सारी नदियां जो हैं वो गंगा में मिल रही हैं, और गंगा यहाँ पे डेल्टा बना रही है। So in ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. Ancient time में ये जो एरिया था, इस रिवर के आसपास का एरिया जो था, इस रिवर का भी एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ का, उसको मगध के नाम से जाना जाता था। अब ये जो एरिया है वो बिहार में लाई करता है, यानी कि बिहार का जो ये जो एरिया था वो मगध के नाम से जाना जाता था, मगध। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। उस वक्त के जो वहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम स्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था। किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। किंगडम जो है वो पूरे देश में सेटअप किया जाता था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवलिंग करते थे। क्यों करते थे, ऑब्वियसली बहुत सारे पर्पस थे। बहुत सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती थी, तो दूसरी जगह से खरीदने को, लाने को। सो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times. जो उस वक्त की जो पहाड़ियाँ थी, हाई माउंटेन्स थे, हिमालयास थे, डिजर्ट्स था, रिवर था, समुद्र था, वो उस वक्त की जर्नी को बहुत ही डेंजरस बना देते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल। पर इम्पॉसिबल तो कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, वो तो आपकी डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करती है। कभी कभार क्या होती है कि हिमालय इतना ऊंचा है, सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, उसके बावजूद लोग जाते ही हैं। बहुत सारे लोग हिमालयस को कंकर किए हैं। सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। सो आज भी है, कल भी है, और हमेशा से था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड।
सो सारे लोग रोजी रोटी के तलाश में या फिर किसी भी चीज के तलाश में वो जाते थे, एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। कभी कभी फ्लड से जो बाढ़ वगैरह आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, उन सब से भी बचने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, बहुत सारे लोग जो है आर्मीज मतलब कि पूरी की पूरी सेना लेके जाते थे। कंक्योरिंग अदर्स लैंड्स, दूसरे के लैंड्स को कंक्योर करने के लिए, यानी कि पर्पस बहुत सारे हो सकते थे। So besides merchant travel with caravans or ships carrying valuable goods from one place to another, तो मर्चेंट्स जो है वो वैल्यूबल गुड्स को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपना ट्रेड करने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस टू द वे ऑन द वे, और हमेशा वो प्रीचिंग्स देते रहते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एडवेंचर के तौर पे है ना वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। यानी कि पर्पस बहुत सारे थे, पर ट्रैवलिंग उस वक्त भी था, आज भी है। Wanting to discover new and exciting places, all this led to the sharing of ideas between people। और जब आप जगह तरह तरह की चीज़ों पे आप घूमते हैं टहलते हैं, तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो शेयर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास है, जो स्किल्स हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों के पास नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे लोगों के पास हैं वो आपके पास नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। इससे क्या होता है कि इससे हमें नई चीज़ों को सीखने में हेल्प होता है, और उस वक्त के लोग भी ऐसा समझते थे और वो ऐसा करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? आज के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? ऑलमोस्ट सेम रीजन। लुक एट मैप वन वंस मोर। मैप वन को देखिए, क्या दिखा रहा है इसमें? Hills, mountains and trees from the natural frontiers of the subcontinent. While it was different to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. So जो चाहते थे वो करते थे। बहुत सारे hurdles थे, hills था, mountains था, seas था, natural frontiers था। तो हिल्स था, माउंटेन्स था, सीज था, नेचुरल फ्रंटियर्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट उसके बावजूद जिन्होंने चाहा उन्होंने किया और ऐसा होता रहा। एंड क्रॉस द सीज, इवन समुद्र को भी पार किया उन्होंने। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर सेटल हुए, और इवन इस तरह का आज भी होता है, पहले भी होता था। And also came into the subcontinent and settled here. These movements of people increased our cultural traditions. और ऐसा मूवमेंट जो है हमारे कल्चर के ट्रेडिशंस को इनरीच किया। दैट मीन्स कि कुछ नई नई चीज़ों को हम अपने कल्चर में डाल सकें। बहुत सारी नई चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को हमने उन्हें सिखाया, दूसरे लोगों को सिखाया। सो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। बहुत सारे लोग ने क्या क्या सीखा, तो वही देखिए आप, कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक, कैसे म्यूजिक कंपोज करना है, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल 100 years। और उन्होंने ये भी सीखा कि खाना कैसे बनाना है। जाहिर सी बात है ना, वक्त के साथ लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज पहले लोग कच्चे मांस खाया करते थे। अब लोग है ना कितनी तरह से खाने को, मतलब चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, हर तरह के खाने को है ना बहुत अच्छे से पकाते हैं, खाते हैं, है ना। उसके बाद शेफ भी आ गए हैं जो कि जस्ट है ना बड़े बड़े होटल्स में है ना बना के खाना खिलाते हैं। तो जो चीज़ें हैं काफ़ी बदल गई हैं। सो ये सब कुछ वक्त के साथ हुआ है। नेम्स ऑफ द लैंड, जगह जगह की अलग अलग जगहों के नाम वक्त के साथ है ना चेंज होते गए, बदलते गए। सो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड्स जो हम लोग अपने देश के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है इंडिया और भारत। ये तो आज भी काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक बना है कि इंडिया हमारे देश का नाम होना चाहिए या भारत, पर ये हमेशा से हमारे देश का नाम इंडिया एज वेल एज भारत है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस, इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये जो वर्ड है वो इंडस से आया है, और ये जो वर्ड इंडस जो है
संस्कृत में इसे सिंधु कहते हैं। तो उस नदी को इंडस कहा जाता है और संस्कृत में उस नदी को सिंधु कहा जाता है, जिसके आसपास हमारी सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हुई थी। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। एटलस में जब हम देखेंगे तो ईरान और ग्रीस को देखते हैं। ईरान, ये रहा, ये इसको अच्छे से देखते हैं। ये रहा ग्रीस, ये रहा ईरान। देखिए ये इंडिया का पोर्शन है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये रहा आपका ईरान, तुर्कमेनिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इराक, सीरिया, तुर्की, और ये रहा आपका ग्रीस। तो ग्रीस, तुर्की और ये फिर ईरान इस जगह पे, ये इस पोजीशन पे है। चलिए देखते हैं बाकी। द इरानियंस एंड द ग्रीस हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, कहाँ से? वो नॉर्थ वेस्ट साइड से है। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, वो मतलब अपने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उस वक्त भी ट्रैवलिंग होती थी, तो 2500 साल पहले वो ट्रैवल करके उस तरफ से वो किसी तरह से वो आए। एंड वे आर फैमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस सिविलाइजेशन से फैमिलियर थे। कॉल्ड इट द हिंदूज और इंडोज, उन्होंने इस जगह को हिंदोज कहा या इंडोज कहा। इंडोज, हिंदोज ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करता है। तो उस वक्त के लोगों ने इसको हिंदोज कहा या इंडोज कहा। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और उस वक्त यानी कि इस इंडस को उन्होंने क्या कहा, यानी ये जो यहाँ वर्ड है, जो सिंधु नदी है, उस नदी को उन्होंने हिंदोस कहा या इंडोस कहा। और उस वक्त उसके जो ईस्ट में, नदी के ईस्ट में जो जमीन का जो पोर्शन था, उसको उन्होंने इंडिया कहा। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया नेम जो है वो किनके द्वारा हम लोग को दिया गया? ईरानियन एंड ग्रीस। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो नेम भारत है, ये कुछ लोगों के द्वारा यूज किया जाता था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और जिनको मेंशन किया गया है हमारे 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, संस्कृत में ये कंपोजिशन है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ये जो कंपोजिशन है वो लगभग 3500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और फिर उसके बाद इस नाम को हमारे देश के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पेज है फ्रॉम अ पाम लीफ। पाम के लीफ पे लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी जाती है, जो इंसानों के द्वारा लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। सो अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ, दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। ये 1000 साल पहले लिखी हुई चीज है। द पाम लीव्स वेयर कट इनटू पेजेस। जो पाम लीव्स थे उनको पेजेस की तरह काट लिए जाते थे, जैसे पेजेस होते हैं ना हमारे पास, तो वैसे ही। जाहिर सी बात है, जितने बड़े पाम के लीव्स होंगे उसी तरह के पेजेस भी कटेंगे, तो उनको पेजेस की तरह काट लिए जाते थे। द पाम लीव्स वेयर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, और फिर उनको एक तरफ से बांध दिया जाता था ताकि पूरा का पूरा बुक बन जाए। टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 35। अब बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट कैसा है भाई, तो वो देखते हैं हम लोग यहाँ।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट है। देखने में आजकल की किताब की तरह ही लग रहा है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, बट आज के पन्ने इतने सालों तक जो अभी तक ये सरवाइव कर रहे हैं वो उतने सालों तक सरवाइव नहीं कर पाते, पर ये कर रहे हैं। पेज नंबर 35 में भी हम लोग देख सकते हैं, बट हमने इंटरनेट पे आपको ये दिखाया है। इस तरह के लगभग वो दिखते थे। सो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो हम लोग पता कैसे करते हैं पास्ट के बारे में, तो ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट है। इसके अलावा भी और दूसरे एविडेंसेस हैं। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. One is to search for and read books that were written long ago, that is manuscript. These are called manuscripts because they were written by hand. Because they were written by hand, this comes from the Latin word manu. Manu meaning hand. Manu means hand. तो manu का मतलब hand है. Manu manuscript. M-A-N-U manuscript. So any script which is written by manu. So manuscript. These were usually written on a palm leaf. तो पाम लीफ पे लिखा जाता था, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, या फिर किसी पेड़ के छाल के ऊपर भी लिखते थे, है ना, बार्क पे लिखते थे, जो कि स्पेशली तैयार किया जाता था, नोन एज द बर्च, जिसको बर्च कहते थे, विच ग्रोज इन द हिमालयस। और ये जो बर्च होता है ना, वो हिमालय में उगता है। ठीक। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ जो है वो कितना चलेगा, इवन हमारे पेजेस तो उतना भी नहीं चल सकते हैं जितना ये लोग चल गए। तो बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो कीड़े मकोड़े ने उन्हें खा के खत्म कर दिया। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ बर्बाद हो गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, पर बहुत सारे सर्वाइव करते हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, जनरली इनको कहाँ प्रिजर्व किया गया, टेम्पल्स में, एंड मॉनेस्ट्रीज, और मॉनेस्ट्रीज में, मठ में, जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और इन किताबों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के बारे में बताई गई बातें, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के बारे में इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, और इसमें रिलीजियस बिलीव्स लिखी हुई हैं कि भाई आखिर क्यों मानना चाहिए, किस धर्म को मानना चाहिए, क्या धर्म, किसी धर्म को मानते हैं आप तो कौन कौन से प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं का जीवन कैसा था, या किसी फलाने राजा ने क्या किया क्या नहीं किया, उस वक्त की दवाइयाँ, किसी खास पार्टिकुलर प्रॉब्लम होने पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए, किस तरह की दवाई लेनी चाहिए। एंड जो साइंस की सारी किताबें हैं वो भी आपको उस वक्त मिल जाती थी। तो इन सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, यानी कि साइंस की बुक्स थी, मेडिसिन की बुक्स थी, आप इन सबको समझ सकते हैं कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड थी। सारी तरह की चीज़ें उस वक्त मिलती थी। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, बिसाइड्स देयर वेर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, इतना ही नहीं था, इसके अलावा पोएम्स थे, प्लेज थे, एपिक्स थे। सो मेनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किस में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी, संस्कृत में। सो अदर्स वेयर इन प्राकृत दूसरी भाषा, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। संस्कृत को जाहिर सी बात है उस वक्त के बेहतरीन लोग यूज किया करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ज्यादा समझदार लोग थे। बट प्राकृत भाषा जो थी वो साधारण लोगों की भाषा थी। एंड तमिल भी काफी एंशिएंट भाषा है। तमिल और संस्कृत ऑलमोस्ट ये दोनों के दोनों काफी एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं। सो वी कैन आल्सो स्टडी इन इंस्क्रिप्शंस। तो जो पेड़ की पत्तों पर या फिर पेड़ की छालों पर इंस्क्राइब होते थे, लिखे जाते थे, उसको तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। पर हाथ से ही लिखे जाते थे, पत्थरों पे भी, पर वो लिखे नहीं जाते थे, वो खोद के लिखे जाते थे। तो चूंकि वहां पे इंस्क्राइब किया जाता था तो वैसे चीजों को इंस्क्रिप्शंस कहते थे। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम लोग इतना ही नहीं, इंस्क्रिप्शंस भी हम लोग पढ़ते हैं। सो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस। ये जो है ये क्या है, तो ये राइटिंग्स है, ये जो है वो
सेम सेम जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स है वैसे ही ये भी है, बट इसमें कोमल चीजों के ऊपर नहीं, जैसे बार्च बार्च बार्क पे नहीं, या फिर पाम ट्री के लीव्स पे नहीं, यहाँ पे स्टोन्स के ऊपर ये सारी चीजें की जाती थी, सच एज स्टोन और मेटल, स्टोन पे या फिर मेटल पे. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी. जनरली किंग्स वगैरह, राजा वगैरह क्या करते थे कि किसी भी तरह के ऑर्डर्स को अगर वो निकालते थे तो उसको इंस्क्राइब करवाते थे, सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे, है ना, ताकि जो लोग जिनके लिए लिखवाया गया है वो उसको पढ़ सके, समझ सके और उसको ओबे कर सके. सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल. और दूसरे भी तरह के इंस्क्रिप्शंस थे, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. और उस इंस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें लिखी जाती थी कि उस वक्त क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सारी चीजों को लिखवाया जाता था. सो फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स कि सारी चीजों को नहीं, अब मैंने क्या किया, मैं अगर कोई किसी देश का राजा नहीं, मैं किसी देश की रानी नहीं, तो मेरे मेरे करने या ना करने से कोई खास इम्पैक्ट नहीं, तो ऐसी चीजों को लिखवाया नहीं जाता था. हाँ, जाहिर सी बात है जब वो काम काफी इम्पैक्टफुल हो और करने वाला भी इम्पैक्टफुल हो तो वैसी चीजों को रिकॉर्ड करवाया जाता था. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स. अब जाहिर सी बात है ये जो किसी भी तरह की विक्ट्री हुई किसी बैटल में किसी किंग के द्वारा, तो ये एक इम्पैक्टफुल चीज है, ये एक रिमेम्बर करने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज है. ऐसी चीजों को वो लोग है ना, वो क्या करवाते थे, इंस्क्राइब करवाते थे पत्रों पे, ताकि युगों युगों तक लोग काफी दिनों तक इन सब चीजों को याद रख सके. सो कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस. बहुत सिंपल है, अगर हम लोग हार्ड सरफेस के ऊपर लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उसे वो डिस्ट्रॉय होने में उसे बहुत वक्त लगेगा और बहुत दिनों तक उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस दिखते रहेंगे. एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज, डेफिनेटली लिखना भी अपने आप में एक डिफिकल्टीज होगा, बिकॉज जितना मुश्किल होगा मिटना उतना ही मुश्किल होगा लिखना भी. ये सारे डिफिकल्टीज हैं. और इवन हो सकता है कि इवन एट द लास्ट मोमेंट ये हो सकता है कि पूरा का पूरा जो इंस्क्रिप्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए. So there were many other things that were made and used in the past. और भी बहुत सारी चीजें जो हैं बनाई गई जो कि पास्ट में इस्तेमाल की जाती थी. Those who study these objects are called archaeologists. और वो सारे लोग जो इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो सारे लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. ठीक है, तो वो सारे लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. और देखिए यहाँ पे ये जो इंस्क्रिप्शंस दिख रहा है, यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है या किसी मेटल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है. एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago. लगभग आज से 2023 चल रहा है ना, 227 BC के वक्त का है ये. एंड वॉज फाउंड इन द कांधार में पाया गया. प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अभी कांधार जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है. इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका. अशोका के ऑर्डर पर इसे लिखवाया गया था. अशोका आप जानते हैं काफी फेमस किंग हुआ करते थे. यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7. चैप्टर 7 में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये उसके वक्त का इंस्क्रिप्शन है. व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम लोग कुछ लिखते हैं, वी यूज ए स्क्रिप्ट. तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट यूज करते हैं. जैसे इंग्लिश लिखा जाता है वो रोमन स्क्रिप्ट है, हिंदी लिखा जाता है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है. यानी क ख ग घ, वो जो वर्ड है, वो जो लेटर्स हैं, वो एक खास तरह से लिखे जाते हैं, वो देवनागरी स्क्रिप्ट है. अब सेम वही क ख ग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग संस्कृत भी लिखते हैं, तो वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखी गई है. अब इंग्लिश को ही अगर हम मान लीजिए लिखते हैं कि हम लिखते हैं HUM, हम LIKHE लिखते, LIHKTE लिखते, HAI है ना, तो हमने हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है. बात समझ रहे हैं. यानी जनरली जो हम लोग फोन्स वगैरह में टाइप करते हैं हिंदी को इंग्लिश में, दैट इज नॉट इंग्लिश और दैट इज नॉट हिंदी. द लैंग्वेज दैट वी हैव रिटन
जो हमने लैंग्वेज लिखा है वो हिंदी है और स्क्रिप्ट जो हमने यूज किया है वो रोमन है, ठीक है। सो ऐसी होती है। सो व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन, तो लेटर और साइन का इस्तेमाल होता है इसमें, सिंबल्स होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। तो जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर समझते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लैंग्वेज सो व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं वो तो एक्चुअली लैंग्वेज है। पर जो जैसे हम लिखते हैं, है ना, जैसे यहाँ सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो सारी की सारी रोमन में लिखी हुई हैं, पर हम जो बोल रहे हैं, वो किसमें, देवनागरी है। एक्चुअली ये हिंदी है और ये हम देवनागरी नहीं बोल रहे, देवनागरी हम लोग लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, ठीक है। So this inscription was inscribed in two different scripts and languages, that is Greek, जो टॉप पे है वो ग्रीक है, एंड Arambic, बिलो जो है वो Arambic है, यानी कि ये जो है आपका ग्रीक में है और ये Arambic में है, which were used in this area। और उस वक्त में ग्रीक और Aramaic यूज किया जाता था। ये सोचने वाली बात है। They study the remains of buildings made of stone and brick। वो बिल्डिंग्स के रिमेन्स को पढ़ते थे, समझते थे। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, जो भी पेंटिंग्स वगैरह है या स्कल्पचर जो है मिला है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो मिट्टी को खोद के उसके अंदर जो चीजें होती है उसको निकालते हैं। टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीजें, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं उन सब से वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू ये पता करते हैं कि आखिर वो जो चीज है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है। जैसे हम लोग अक्सर हाँ कहते हैं कि ये 4700 साल पुरानी है, 5600 साल पुरानी है, तो आखिर कैसे पता करते हैं कि ये कितनी साल पुरानी है, तो ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू पता चलती है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, कुछ स्टोन की बनी हो सकती है, कुछ बोन्स की बनी हो सकती है, बेक्ड क्ले, कुछ क्ले की बनी हो सकती है, और मेटल। सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि लंबे वक्त तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो अच्छे हैं, बिकॉज आप उसमें कोई भी चीज लंबे वक्त तक, है ना, इंस्क्राइब करके रख सकते हो। पेज 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।